भारत में हर 28 में से एक महिला ये चांस कैरी करती है कि उसे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। जी हाँ, ये बात उतनी ही गंभीर है जितना आपको अभी सुनते वक्त लगा। लेकिन क्या इसके पीछे की वजह है? क्यों भारत में ये मामले ब्रेस्ट कैंसर के इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे डॉक्टर दुर्गातोष पांडे सर से, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, यह आंकड़ा जो मैंने अभी शेयर किया, इसमें एक जो चिंताजनक बात लगती है, हर 28 में से एक महिला, तो बाकी देशों के मुकाबले हमारा क्या स्तर है अभी अगर देखा जाए तो? यदि हम पश्चिमी देशों से अपना कंपैरिजन करें तो पश्चिमी देशों में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस हमसे ज़्यादा है। अच्छा, ज़्यादा है जी। हमारे में जैसे 25 से 28 औरतों में एक को होगा ब्रेस्ट कैंसर उनके लाइफ टाइम में, उनमें करीब करीब यही आंकड़ा 15 से 20 के अंदर आएगा। ओके। लेकिन कुछ ऐसी जगह जैसे दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, इन सब जगहों में जहाँ पर हमारे यहाँ पश्चिमी सभ्यता काफ़ी आ गई है, उनमें ब्रेस्ट कैंसर हमारा करीब करीब वही आंकड़ा छूने लगा है। अच्छा। जो वेस्ट का है। सब मिलाकर अगर हम देखते हैं तो पूरे भारत में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस जो हम कहते हैं वो 1 लाख विमेन पॉपुलेशन में 25 है। ओके। हर साल 1 लाख में 25 को होगा। यही अगर हम दिल्ली में देखें तो ये आंकड़ा 40 है। अच्छा। पूरे देश में 25 है, 1 लाख में, दिल्ली में 40 है, है। बेंगलोर में 37-38 है, चेन्नई में भी करीब करीब उतना ही है। ये पश्चिमी सभ्यता का जैसे हमारे जहाँ जहाँ पर आया है, वैसे उन जगहों पर ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ गया है। सर, तो जैसे आपने बात की पश्चिमी सभ्यता, तो कैसे वो ज़्यादा डेंजरस है ये भी बताते चलें। सिर्फ उस पर नहीं ध्यान देना चाहिए, ये बड़े सारे फैक्टर्स हैं जो कि कुछ हम जानते हैं, अब कुछ के बारे में हमारी जानकारी अधूरी है। ओके। जैसे अगर आप देखेंगे पहले के टाइम में 20-25 साल पहले हमारी जो दादी लोग होती थी, हमारी माँ लोग होते थे, उनका मैनुअल वर्क काफ़ी होता था। वो कहीं जाकर अपना दुकान से सामान लेकर आएंगे, कुछ लोग अपना पानी भर के लाते थे, तो मैनुअल वर्क काफ़ी होता था। आज की डेट में सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, आज की डेट में मैनुअल वर्क कम हो गया है, ओवरवेट, ओबेसिटी की संभावना बढ़ गई है औरतों में। और ये दोनों चीज़ें खतरनाक हैं, सिर्फ कैंसर के लिए नहीं, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के लिए, और भी चीज़ों के लिए। लेकिन ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी एक एडिशनल मुद्दा है। पहले शादियाँ होती थी, कम एज में हो जाती थी, थोड़ी 25 साल तक आमतौर पर सबके शादियां हो जाती थी। 25 से 30 साल के अंदर बच्चे पहले तो बाल विवाह भी बहुत ज़्यादा, मैं उसकी बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन एक समय पर शादी हो जाती थी और बाल बच्चे होते थे। आज के टाइम में शादी का टाइम डिले होता है, बच्चों का टाइम डिले होता है। ये सारे चीज़ें जो हैं वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो होते हैं ना, उसके बैलेंस को इम्बैलेंस थोड़ा अलग कर देते हैं, और इसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। सर, लाइफस्टाइल चेंजेस की अगर बात करें, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, उसमें क्या इफ़ेक्ट करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें? मैं जैसा हमेशा बात करता हूँ कि कुछ चीज़ें हमारा उस पर कंट्रोल है और कुछ चीज़ों पर कंट्रोल नहीं है। तो हमें उन चीज़ों के बारे में बातें करनी चाहिए जिस पर हमारा कंट्रोल ज़्यादा है। तो अच्छा खाएं जी, ठीक है, जंक फूड को अवॉइड करें, अगर एक्सरसाइज थोड़ा करें, अपनी आदतें ऐसी नहीं करें कि हम दिन भर सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरह बैठे हुए हैं। कुछ एक्सरसाइज छोटा मोटा करते रहें, यही है हमारे पास जो अवेलेबल चीज़ें हैं, और बाकी तो अनमॉडिफाइबल है जिसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा कर नहीं सकते। सर, एक और सवाल जो आता है कि हम डिटेक्ट कैसे करें? तो अगर कोई महिला हमारे पास अगर ब्रेस्ट लंप करके आई है कि उसमें ब्रेस्ट में सूजन है, गांठ है, तो सबसे पहले तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है उसका। मैं अभी स्क्रीनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, महिला हमारे पास आई है कि उसे ब्रेस्ट में गांठ है, तो सबसे पहले उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन होगा। हम एक चीज़ कहते हैं जिसको हमें ट्रिपल टेस्ट कहते हैं। तो पहला हो गया क्लिनिकल एग्जामिनेशन, दूसरा कोई ना कोई इमेजिंग होती है। अच्छा। इमेजिंग का मतलब होता है या तो अल्ट्रासाउंड, नहीं तो मैमोग्राम। यंगर महिलाओं में, जो महिलाएं 40 से कम की हैं, उनमें अल्ट्रासाउंड ज़्यादा कारगर है, जो 40 के बाद है उनमें मैमोग्राम ज़्यादा कारगर है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा एक तरह की बायोप्सी या फाइन नीडल साइटोलॉजी, FNAC जो कहते हैं, इन दोनों में से कोई एक चीज़ कहते हैं।
इनसे हमारा सस्पिशन होता है, हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि ये शायद ये जो ट्यूमर है, लंप है, ये बिनाइन है या कैंसरस है। अगर कैंसरस के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो अगला स्टेप हमारा होता है बायोप्सी का। ओके। तो जो बायोप्सी करते हैं वो भी नीडल से करते हैं, लेकिन उससे एक कोर निकलता है, टिश्यू का एक कोर निकलता है जिस पर वो सारी बायोप्सी की जांचें हो जाती हैं और हमारे पास डायग्नोसिस आ जाता है कैंसर का। सो कैंसर का डायग्नोसिस बायोप्सी से आएगा। अगर वो कैंसर का डायग्नोसिस आ गया हमारे पास, हमने क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर लिया है, नेक्स्ट स्टेप है कि कौन से स्टेज में बीमारी है, उसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने होते हैं। वो इन्वेस्टिगेशन में कई सारे इन्वेस्टिगेशंस हैं, लेकिन आजकल पेट स्कैन से सारा का सारा वो हो जाता है कि किस स्टेज में बीमारी है। तो अगर पेट स्कैन अवेलेबल नहीं है तो सीटी स्कैन छाती का, चेस्ट का, पेट का कराते हैं, और एक बोन स्कैन होता है जिससे बोन के बारे में पता चलता है, हड्डियों के बारे में पता चलता है गया है कि नहीं। तो सीटी स्कैन, चेस्ट एब्डोमेन विथ बोन स्कैन, ये एक कॉम्बिनेशन है, या पेट स्कैन करा लें, दोनों में से कोई एक चीज, तो हमें समझ में आ जाता है। हर ब्रेस्ट कैंसर के लिए जरूरी नहीं है। अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर के लिए आगे कोई स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए, अगर स्टेज 1 का ब्रेस्ट कैंसर हम देख रहे हैं तो। लेकिन बाकी के लिए हमें बायोप्सी के अलावा स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन चाहिए। सर, तो जैसे आपने स्टेजिंग की बात करी, तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, फ़र्क क्या है तीनों में? सो हम जब स्टेजिंग की बात करते हैं ना, तो उसका आमतौर पर इसको एक एक्रोनिम दिया गया TNM। ओके। TNM, T का मतलब ट्यूमर, N का मतलब नोड और M का मतलब मेटास्टेसिस। ओके। सो इसके बेसिस पर हम देखते हैं कौन से स्टेज में है। ट्यूमर मतलब जो गांठ है जिसके बारे में बात हो रही है, उसका साइज क्या है, उसने आसपास के स्ट्रक्चर्स को इफेक्ट किया है कि नहीं किया है। आसपास का कौन सा स्ट्रक्चर है, स्किन है, मसल है, पीछे आगे स्किन है, पीछे मसल है, इन दोनों को इफेक्ट किया है कि नहीं किया, और साइज इस पर डिपेंड करता है T स्टेज। N स्टेज डिपेंड करेगा लिम्फ नोड। वो ट्यूमर वहां से निकल के, कैंसरस सेल्स वहां से निकल के लिम्फ नोड्स में जाएगा, आर्म पिट के लिम्फ नोड्स में, बगल के लिम्फ नोड्स में जाता है, गर्दन के लिम्फ नोड्स में जाता है, छाती के अंदर के लिम्फ नोड्स में भी जाता है कभी कभी। तो ये N स्टेज हो गया। और M मतलब हो गया मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का अर्थ ये है कि ये ब्रेस्ट से बाहर निकल के, ब्रेस्ट और लिम्फ नोड से बाहर निकल के और ऑर्गन्स में गया हो, चाहे वो बोन हो, हड्डियां हो, लिवर, ब्रेन, लंग्स, इन सब में अगर चला गया तो वो M स्टेज में आता है। इस TNM स्टेज पर आधारित है स्टेज 1, 2, 3 एंड 4, तो 4 स्टेज तक होता है। अगर M हो गया है, जैसे बाहर चला गया है, तो वो स्टेज 4 में आ जाता है। अच्छा। जब तक T और N तक सीमित है तब तक वो स्टेज 1 और 3 डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में है। ठीक है। और जब हम बात करते हैं, अक्सर हम देखते भी हैं, जहाँ पर सुनते हैं, तो अगर आप स्टेज 1 और 2 में हैं तो कहीं ना कहीं आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। क्या 3 और 4 में इम्पॉसिबल है पूरी तरह से? नहीं, ट्रीटमेंट तो पॉसिबल बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। क्यों? आपके रिजल्ट्स कैसे होते हैं ट्रीटमेंट के, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। तो आज की डेट में यदि हम स्टेज 1 और 2 में मरीज को डायग्नोज करते हैं, और मैं अभी ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहा हूँ, स्टेज 1, 2 में अगर हम ब्रेस्ट कैंसर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो क्योर होने के चांस, पूरी तरह से मरीज के ठीक होने के चांस करीब करीब 70 से 80% है। अच्छा। 70 to 80% है। लेकिन यही चीज अगर हम स्टेज 3 और 4 में जाएं तो ये 30 से 35% है, आधा हो जाता है। अच्छा, आधा एकदम आधा हो जाता है ये। तो हमारी जो कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा औरतों को स्टेज 1 और 2 में आइडेंटिफाई कर पाएँ। सिर्फ आउटकम ही नहीं, जो किस तरह का ट्रीटमेंट होता है, जैसे अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा स्टेज 3 का, तो ज़्यादातर समय पूरा ब्रेस्ट निकाला जाएगा। अगर स्टेज 3 की बात करें, कभी कभी ब्रेस्ट बचाया जा सकता है, और यही अगर स्टेज 1 और 2 में कर रहे हैं तो हम 50% 60% टाइम्स ब्रेस्ट बचा सकते हैं। ओके। तो सिर्फ क्योर की बात नहीं हो रही है, किस तरह का ट्रीटमेंट है उसकी भी बात हो रही है। कई बार रेडियोथेरेपी अवॉइड किया जा सकता है, कई बार कीमोथेरेपी अवॉइड किया जा सकता है अर्ली स्टेजेस में, और उससे रिलेटेड साइड इफेक्ट्स को हम कम कर सकते हैं। सर, एक और जो बात दिमाग में आती है, जैसे अगर हम डिटेक्ट करने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ पर वो चेकअप करेंगे, बट पर्सन को, ह्यूमन बीइंग को उस वक्त, किसी महिला को क्या, किस तरह से दर्द होगा या फिर किस तरह से उनसे पता लगेगा? सो ब्रेस्ट कैंसर की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसमें गांठ होता है लेकिन वो दर्द नहीं होता। ओके। अगर मरीज दर्द के साथ आता है तो उसके चांसेस कि ब्रेस्ट कैंसर हो वो कम होते हैं। अच्छा। कई सारी महिलाएं होंगी
जिनको कि हर माहवारी के दौरान बीच में कभी कभी ब्रेस्ट में पेन होगा और छोटे छोटे नोडुलैरिटीज़ होंगी, वो आमतौर पर सामान्य होती है। लेकिन ये ब्रेस्ट कैंसर ऐसा है जिसमें कि लंप होगा लेकिन दर्द नहीं होगा, इसलिए महिलाएं काफ़ी देर तक उसको नेग्लेक्ट करती हैं। तो दर्द ऐसा कोई सिम्टम नहीं है ब्रेस्ट कैंसर का। दर्द अगर हो रहा है तो लेट सिम्टम है। ओके। अल्सर हो रहा है तो लेट सिम्टम है, ब्लीडिंग हो रही है तो लेट सिम्टम। सीवियर कंडीशन आ चुकी है। ओके, सो जल्दी से जल्दी अपने आप को, अगर लंप है और अनयूजुअल है जो कि उसको समझ में नहीं आ रहा और 1 महीने से ज़्यादा लग गया है, उसको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना डायग्नोसिस करानी चाहिए। सर ब्रेस्ट फीडिंग की जब हम बात करते हैं तो कैंसर होने के बाद मतलब जैसे कैंसर होने के बाद जब हम मतलब जो ब्रेस्ट है वो पूरी तरह से हो चुका है कि 50 से आपने कहा कि पहली 2 स्टेजेस में है तो 50 से 60% चांसेस हैं, तो अगर वो बचती हैं ब्रेस्ट तो क्या चांसेस है कि वो हेल्दी ही रहेंगी? क्या वापस नहीं हो सकता उनमें? नहीं, ब्रेस्ट कैंसर वापस आने की संभावना तो होती है। किसी भी कैंसर में ट्रीटमेंट के बाद उस कैंसर के वापस आने की संभावना रहती है। ओके। यही कारण है कि हम उसका फॉलोअप पर जोर देते हैं कि उस कैंसर के ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी फॉलोअप होते रहना चाहिए। आपको अब ये देखना है कि हम कैंसर को कैसे डिटेक्ट करते हैं। एक तो हम देखकर, हाथ से फील करके और स्कैन्स करके, यही हमारे पास डिटेक्शन की मोडालिटीज़ हैं। अगर हम सबसे बारीक से बारीक स्कैन्स की बात करें तो हम कितना बड़ा ट्यूमर डायग्नोज कर पाएंगे? 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर की ट्यूमर डायग्नोज कर पाएंगे। 1 मिलीमीटर में तकरीबन 10,000 सेल्स होते हैं, 10,000 सेल्स होते हैं। तो जब तक कैंसर के 10,000 सेल्स का गुच्छा नहीं बन गया तब तक आप किसी भी तरह से कैंसर को डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। कुछ और सोफिस्टिकेटेड टेस्ट हैं लेकिन वो होते नहीं आमतौर पर। तो अगर मान लीजिए किसी के यहाँ 100,000 सेल्स बचे हुए कहीं पर, मान लीजिए कि हमने बोला है कि ये स्टेज 2 है, लेकिन इसके 100 सेल्स का गुच्छा लंग्स में कहीं पर छुपा हुआ है, ठीक है, तो हमने निकाल दिया। अब क्वेश्चन जो पूछते हैं कि कीमोथेरेपी क्यों दे रहे हैं आप, हाँ। तो हमने देखा कि इसमें रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें वो 100 सेल्स छिपे होने की गुंजाइश ज़्यादा है, तो उसके लिए हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं। आप फॉलोअप क्यों कर रहे हैं? यही आंसर है कि वो 100 सेल्स जो या 1000 सेल्स वाला जो था हम देख नहीं पा रहे हैं, उसको अगर हमें फॉलोअप करके देखना है कि वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में नहीं बढ़ा तो हम मान के चल सकते हैं कि कोई सेल्स वहाँ मौजूद नहीं था। लेकिन अगर रहा होगा तो धीरे धीरे बढ़ के अपने सामने आएगा। तो ये फॉलोअप का ये कारण है। ओके सर, एक महिला जब अपनी ब्रेस्ट खोती है तो कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर जो रहता है वो भी बिल्ड होने लगता है। उससे डील करने के लिए महिला क्या करे? तो जब ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस होता है वो डायग्नोसिस अपने आप में एक मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है, लेकिन ट्रीटमेंट तो करना है। तो इसलिए जो परिवार को सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है। ओके। परिवार के सपोर्टिव होने के साथ साथ हम डॉक्टर्स हैं, हम भी आपस में सपोर्ट ग्रुप बनाते हैं। इनके अपने ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स का एक ग्रुप है तो वो लोग भी देते हैं। ओके। कई सारे एनजीओज हैं, सोसाइटीज़ हैं, वो भी अपना हेल्प करती हैं। ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस का मतलब ये नहीं है कि ब्रेस्ट निकल जाएगा, तब भी ब्रेस्ट बचाया जा सकता है। और हम कई बार बचाते भी हैं। जैसे मैंने बताया कि अर्ली स्टेज में 50 to 60% टाइम्स हम ब्रेस्ट बचा सकते हैं। अगर ब्रेस्ट निकल भी गया तो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, प्लास्टिक सर्जिकल ऑप्शंस हैं हमारे पास जिससे हम ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ओके। कुछ महिलाएं जो कि चाहती हैं, इच्छुक हैं ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन की, उनको वो ऑप्शंस दिया जाता है। ओके सर। सर आज जाते जाते आखिरी एक जो दरख्वास्त करूँगा, एक ऐसी टिप जो आप सभी महिलाओं को देना चाहें टू कीप देमसेल्व्स हेल्दी एंड टू अवॉइड ब्रेस्ट कैंसर। एक तो है कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, ठीक है। वेस्टर्न लाइफस्टाइल के पीछे आंख मूंद कर नहीं जाना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मॉडरेशन में सब काम कीजिए। वेट अगर ज़्यादा है तो उसे रिड्यूस कीजिए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने सिम्टम्स को नेग्लेक्ट मत कीजिए। ये मैं कई महिलाओं में देख चुका हूँ। हम एक तरफ स्क्रीनिंग की बात करते हैं, दूसरी तरफ 10 सेंटीमीटर का ब्रेस्ट कैंसर हम देखते हैं। ये दोनों बातें हजम नहीं होती। स्क्रीनिंग हो रही है, दूसरी तरफ 10 सेंटीमीटर का ब्रेस्ट कैंसर है। तो अपने बॉडी पर ध्यान दीजिए। अगर आपको ऐसी गांठ दिखती है या कहीं और भी कोई परेशानी हो रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए।
अगर ब्रेस्ट कैंसर हो भी गया है और स्टेज 1 में डायग्नोज हो रहा है तो 90% चांस है कि आप अपनी नॉर्मल जिंदगी जीजिएगा। ओके। तो आप पॉजिटिव रहिए। ब्रेस्ट कैंसर ऐसा नहीं है कि इनक्यूरेबल कैंसर है, इट इज़ अ क्यूरेबल कैंसर। हमारा मेन जो एम है वो ये है कि इसको हम अर्लियर स्टेजेस में हम ले आए। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ब्रेस्ट कैंसर महिलाएं थोड़ी सी सशक्त हो जाएं, थोड़ा सा सजग हो जाएं अपने शरीर की तरफ, अपने ऊपर थोड़ी सी चहल पहल अपनी ज़िंदगी में लाएं, पॉजिटिव रहें और परिवार जो है पूरी तरह से सपोर्टिव रहें। और हाँ, ये बिल्कुल ना भूलें कि डॉक्टर के पास जाना, एक ट्रीटमेंट लेना डर का सामना करना जैसा नहीं होता। बिल्कुल खुद को एक सशक्त नारी बनाना होता है, खुद की तरफ और खुद के परिवार की तरफ थोड़ी सी सहजता दिखाना होता है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। हेल्दी रहिए और देखते रहें इंडिया टीवी।